हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करते हैं पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। जो लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था काइनेटिक्स की। काइनेटिक्स में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स पढ़ी, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स पढ़ी। आज उसी में हम लोग आगे बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में अगर हमारे पास पैरेलल रिएक्शन हो तो उसकी काइनेटिक स्टडी हम कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, बस सिंपल सी चीजें हैं कि रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। दो रिएक्शन पैरेलल हो रहे हैं तो एज्यूम करते हैं हम लोग एक रिएक्शन है। लेट रिएक्शन गिवन है, हमें एक रिएक्टेंट ए है जो कि दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बी और साइमल्टेनियसली सी। जो हमारा बी है ठीक, ये भी फर्स्ट ऑर्डर से फॉर्म हो रहा है। इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है K1, जबकि जो C का फॉर्मेशन हो रहा है इसके लिए कांस्टेंट है K। और हमारे लिए है क्या, बोथ रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें ए हमारा एक रिएक्टेंट है और ये दो प्रोडक्ट बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमसे इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं कि आप बी के फॉर्मेशन का रेट बताइए, सी के फॉर्मेशन का रेट बताइए, या ए के डिसअपीयरेंस का रेट क्या होगा और उस रेट का इन रेट कांस्टेंट से क्या रिलेशन होगा। इस ओवरऑल रिएक्शन मतलब टोटल रिएक्शन नेट रिएक्शन के लिए नेट रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अगर हम कहें तो हम ये इतना जानते हैं कि कोई भी जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता है, कंज्यूम होता है, और प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें कुछ, तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे हम ले लें कंसंट्रेशन, यहाँ पे हम ले लें टाइम। तो अगर ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी टाइम के साथ, तो बी और सी की कंसंट्रेशन क्या होंगी, इंक्रीज करेगी। ये है ए, ये सपोज कर लेते हैं बी, ये कर लेते हैं सी। अब ये जो B और C का ग्राफ है ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है इनके रेट कांस्टेंट K1 और K2 पे। बट जो A में हो रहा है वो आप क्या देख रहे हैं कि A की कंसंट्रेशन टाइम के साथ रेगुलरली डिक्रीज हो रही है, और अगर रेगुलरली ये डिक्रीज हो रही है तो A में क्या हो रहा है, डिसअपीयरेंस। तो A को डिसअपीयर करने वाले कौन कौन से रिएक्शन है, कौन कौन से रिएक्शन में A हमारा कंज्यूम हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट रिएक्शन में A कंज्यूम होकर B बना रहा है और सेकेंड रिएक्शन में A कंज्यूम होकर के C बना रहा है। तो अगर हम इसके हिसाब से लिखें कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A D A बाई dt, माइनस हमें क्या बताता है, माइनस हमें ये बताता है कि ए हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक होगा यहां से ए को कंज्यूम कर रहा है तो ये हो जाएगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम, प्लस ये भी इसे कंज्यूम कर रहा है, ये हो जाएगा K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम। जिस भी टाइम पे हम इसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये ओवरऑल रिएक्शन भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम इसे लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसे हम लिख सकते हैं K नेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू K1 concentration of A plus K2 concentration of A। अगर आप देखें तो concentration of A क्या है, कॉमन फैक्टर है तो वो कैंसिल हो जाएगा और हमें रिलेशन क्या मिला, इसका जो नेट रेट है Kn is equal to K1 plus K2।
इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो नेट रेट आ रहा है वो दोनों रेट कांस्टेंट K1 और K2 के सम के इक्वल आ रहा है। अब अगर हम इसमें और काइनेटिक्स को अप्लाई करें तो हम जानते हैं कि S फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसके लिए K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ होता है। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो इसका T हाफ का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नेट को क्या लिख सकते हैं 0.693 अपॉन T हाफ, और ये किसका होगा नेट का, इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ पहले रिएक्शन का, इसके लिए T हाफ 1 प्लस 0.693 अपॉन T हाफ 2। अब यहां से हमें क्या रिलेशन मिलता है, तो अगर ध्यान दीजिए तो 0.693 सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रिलेशन मिला देयरफॉर 1 अपॉन T हाफ नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन T हाफ 1 प्लस 1 अपॉन T हाफ 2। ये कुछ हमारा रिलेशन आ गया हाफ लाइफ के लिए। दैट मीन्स हाफ लाइफ जो है वो क्या है, तो वो रेसिप्रोकल का एडिशन है। दैट मीन्स 1 अपॉन T हाफ 1 प्लस 1 अपॉन T हाफ 2, ये हमें क्या देगा, तो ये दोनों सम करने पर हमें मिलेगा 1 अपॉन T हाफ ऑफ द नेट रिएक्शन। इस तरह से हम ओवरऑल रिएक्शन के लिए नेट रेट कांस्टेंट और नेट हाफ लाइफ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद इसमें आता है कि हमें ए के फॉर्मेशन का रेट, ए के डिसअपीयरेंस का रेट तो हमने कैलकुलेट किया यहां से। अब इसके अलावा आता है हमारा बी के फॉर्मेशन का रेट, सी के फॉर्मेशन का रेट। अगर हमें इनको कैलकुलेट करना है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें बी और सी के फॉर्मेशन के रेट की, so rate of formation of B अगर हम B के फॉर्मेशन की बात करें तो जो B का फॉर्मेशन का रेट है वो होगा K1 at any time concentration of A। इसी के रेट से बी का फॉर्मेशन होगा। और इसी तरह से हम बात करें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू K2 concentration of A at any time। अब अगर हमें इन दोनों का कैलकुलेट करना है परसेंटेज रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो परसेंटेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, परसेंटेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। परसेंटेज रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है क्या है, तो परसेंटेज रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है बी के फॉर्मेशन का रेट अपॉन टोटल फॉर्मेशन का रेट, मतलब ए बी और सी दोनों के फॉर्मेशन का रेट। तो परसेंटेज फॉर्मेशन का रेट हुआ आपका ए के लिए K1 ए, बी के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मेशन का रेट हुआ अपॉन टोटल K1 ए प्लस K2 ए इंटू 100
अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ गया, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100, या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो और K1 अपॉन K नेट इंटू 100। बी के फॉर्मेशन का परसेंटेज। सिमिलरली इधर अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा K2A अपॉन K1A प्लस K2A दैट इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100% है, या हम कह सकते हैं K2 अपॉन K नेट इंटू 100, ये है परसेंटेज ऑफ C। इस तरह से हम दोनों केसेस में, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर का पैरेलल रिएक्शन B हो, C हो, या और भी ज्यादा कंपोनेंट में वो कन्वर्ट हो रहा है, तो हम सबके रिस्पेक्ट में इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी का। तो अगर हम कहें इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी E1 है और इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी E2 है, तो हमारे नेट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो नेट रिएक्शन की अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे तो आपको रिलेशन याद होगा कि K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT होता है। अगर हम इसे अप्लाई करते हैं K नेट में तो हमें मिलेगा K1 प्लस K2 होगा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इस वैल्यू को प्लेस करेंगे, A1, अगर हम इसे A नेट कहते हैं, A नेट नहीं कुछ भी मान लीजिए, A3 e टू द पावर माइनस EA नेट बाई RT इज इक्वल टू A1 e टू द पावर माइनस EA1 अपॉन RT प्लस A2 e टू द पावर माइनस EA2 बाई RT। और इस रिलेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करके सॉल्व करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और हम इसे सॉल्व करें तो हमें सिंपल रिलेशन आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि इसका डायरेक्ट रिलेशन आता है EA नेट इज इक्वल टू K1 EA1 प्लस K2 EA2 अपॉन K1 प्लस K2। आप इस ओवरऑल रिएक्शन की नेट एक्टिवेशन एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में उसकी काइनेटिक्स के बेस पे क्या क्या पढ़ा। काइनेटिक्स में हमने पढ़ा कि हमारे ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा। फिर हमने पढ़ा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा। इसके अलावा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, चाहे बी की बात करें, सी की बात करें या और प्रोडक्ट हो तो डी की बात करें, उनके फॉर्मेशन का रेट क्या होगा। ओवरऑल रिएक्शन का हमारे हाफ लाइफ क्या होगा और उस हाफ लाइफ का इंडिविजुअल रिएक्शन के हाफ लाइफ से क्या रिलेशन होगा। फिर इसके अलावा हमने पढ़ा कि इस रिएक्शन की
ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगी। इस तरह से हम पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इसे जेई के पेपर्स में देख सकते हैं या नीट के पेपर्स में देख सकते हैं कि नीट में तो बहुत सिंपली बस परसेंटेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी चाहे रिलेशन पूछ लें या डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें, तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसे आप यूज करिए और इसके कॉन्सेप्ट पे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए और अपने